वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारे सामने एक कंप्लीटली न्यू टॉपिक है। हम एक ब्रांड न्यू लॉ के साथ में बिगनिंग करने वाले हैं। लॉ का नाम आपके सामने है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। हम इस लॉ का जो नाम है उसका भी बहुत अच्छा एनालिसिस करेंगे। फिर हम इस लॉ के अंदर बहुत डिटेल के प्रोविजंस में भी एंटर होंगे। लेकिन ये सब करने के पहले मैं आपको इसका एक बेस बताना चाहता हूँ, इस एक्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। जब हम वो हिस्ट्री समझ लेंगे फिर हम एक एक बात का एनालिसिस करना शुरू करेंगे। आइए सबसे पहले हम इस लॉ की हिस्ट्री जान लेते हैं। जब मैं कहता हूँ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की हिस्ट्री, तो हिस्ट्री सुनते ही हमारे दिमाग में एक दूसरा लॉ आ जाता है। और वो दूसरा लॉ कौन सा है? हम ये कह सकते हैं कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट का प्रेडिसेसर कौन सा लॉ है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आपको ये बात ध्यान होगी कि द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ही पार्ट था ये वाला लॉ। तो आइए पहले हम इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जैसा कि इसके शॉर्ट टाइटल से, शॉर्ट टाइटल का मतलब इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है, ये लॉ 1872 का बना हुआ है। ये बात हम जानते भी हैं। लेकिन आपको याद होगा इस लॉ के अंदर कुल मिलाकर के 266 सेक्शंस हुआ करते थे ओरिजिनली। ये इसकी हिस्ट्री है। वैसे मैंने ये हिस्ट्री इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ में भी बताई हुई होती है, लेकिन मैं आपको वो हिस्ट्री पूरी रिपीट नहीं करूंगा। सिर्फ उसका सेल ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड वाला पार्ट मैं आपके सामने रिपीट करने वाला हूं। तो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जब ओरिजिनली बना था 1872 में, तब इसके अंदर कुल मिलाकर के 266 सेक्शंस होते थे। यानी दिस वाज अ ह्यूज लॉ। ऑल्दो आई कैन से इट इज स्टिल अ ह्यूज लॉ। अभी भी ये बहुत बड़ा लॉ है, लेकिन उस समय की तो बात ही बहुत अलग थी। अच्छा, 266 सेक्शंस में से सेक्शन नंबर 76 से लेकर के सेक्शन नंबर 123, ये वो पार्ट था इस लॉ का, ये वो पार्ट था इस लॉ का जिसमें एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट की बात हुआ करती थी। और उस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट का नाम ही होता था सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट। नाम से ही हमें सजेस्ट हो रहा है कि ये वो लॉ, ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते होंगे जिसमें एक जना दूसरे जने को गुड्स सेल करता होगा, माल बेचता होगा। इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस थे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही हिस्सा होते थे। और उस समय सेक्शन नंबर 76 से लेके 123 इन सभी बातों को कवर करता था। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि 1930 में गवर्नमेंट ने क्या किया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इस वाले पार्ट को रिमूव कर दिया था, डिलीट कर दिया था। इस पूरे सेक्शंस की सीरीज को डिलीट कर दिया था। और उसके बाद बनाया गया था एक कंप्लीटली न्यू लॉ, जिस लॉ का ही नाम है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो ये इसकी हिस्ट्री है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहां से हट करके एक नया लॉ बन गया था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अच्छा, जब ये लॉ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा हुआ करता था, जैसा कि मैं अभी आपको कह रहा था कि सेक्शन 76 से 123 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर्ड द सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। तो उस समय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये हुआ करता था चैप्टर नंबर 7। तो जैसे कि हम जानते हैं कोई भी लॉ मल्टीपल चैप्टर्स में डिवाइडेड होता है, बहुत सारे चैप्टर्स में कोई भी लॉ बटा हुआ होता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी चैप्टर नंबर 7 जो था वो कवर करता था सेक्शन 76 से सेक्शन 123, यानी सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रोविजंस। क्या मैं ये कह सकता हूं कि चैप्टर नंबर 7 वॉज डिलीटेड लेटर ऑन? यस, ये चैप्टर डिलीट हो गया था और इसको रिप्लेस कर दिया था किसने? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ने।
तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए फिर और कुछ समझते हैं अभी यहाँ पर हम कि ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है ये कब से कमेंस हुआ। जैसे कि आप जानते हैं ये सारी जो बेसिक बातें हैं किसी भी लॉ से रिलेटेड वो कौन से सेक्शन नंबर में बताई जाती है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। सेक्शन नंबर 1 ऑफ एनी लॉ गिव्स इट्स इंट्रोडक्शन, ये बात आपको मालूम होगी। कोई भी लॉ अगर हम उठा लेते हैं, जैसे अभी हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करना चालू कर रहे हैं, किसी भी लॉ का सेक्शन नंबर 1 हमें उस पर्टिकुलर लॉ की जानकारी देता है, बिल्कुल बेसिक, यानी उसको इंट्रोड्यूस करता है, उसका हमें नाम बताता है जिसको लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं शॉर्ट टाइटल। दूसरा ये बताता है कि वो लॉ किस दिन से कमेंस हुआ, किस दिन से वो पूरे देश पर लागू हुआ। अगर मैं एक सेंट्रल लॉ की बात करूं तो नो डाउट वो एक देश पे लागू होगा, पूरे की पूरी कंट्री पे लागू होगा, तो किस दिन से अप्लाई हुआ वो बताता है सेक्शन नंबर 1, और कितने बड़े दायरे में वो लॉ लागू होगा। ये 3 बातें, इन तीनों बातों को क्या कहते हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 हमें बताता है द शॉर्ट टाइटल ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ, ठीक है। दूसरा ये भी बताता है कि व्हेन डिड दिस एक्ट कमेंस, यानी इसके कमेंसमेंट की क्या डेट थी वो ये बताता है। थर्डली ये बताता है इसका एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी, दैट मीन्स ये लॉ किन बातों पर लगता है, किस एरिया में लगता है, कितना बड़ा इसका दायरा है लागू होने का। हम अभी सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के रेस्पेक्ट में इन सभी बातों का आंसर ढूंढ लेते हैं। ये 3 बातें जो मैंने आपको बताई, जरा इनका आंसर सर्च करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट टाइटल इसका क्या है, इसका शॉर्ट टाइटल है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो जो इस लॉ का नाम है उसी को हम कहते हैं शॉर्ट टाइटल। दूसरी बात आती है ये लॉ किस दिन से अप्लाई हुआ हमारे पूरे देश में। हम जानते हैं ये एक सेंट्रल लॉ है जो हम पढ़ रहे हैं, ये किसी पर्टिकुलर स्टेट का लॉ नहीं है, पूरे सेंट्रल यानी कि इंडिया लेवल पर ये अप्लाई होता है। तो इसका कमेंसमेंट कब से हुआ तो वो आपको ध्यान रहना चाहिए। इट बिकेम एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 1930। तो ये इस बात का जवाब हो गया। तीसरी बात एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी, मतलब ये लॉ कितने बड़े एरिया में लागू होता है, यानी व्हाट इज इट्स स्कोप, इसका दायरा कितना बड़ा है। अब जरा ध्यान से इसका जवाब सुनिए। अब से कुछ समय पहले तक हम ये कहा करते थे कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल, दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया, लेकिन आगे कहते थे एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब से कुछ समय पहले तक यह कहा जाता था कि ये जो लॉ है ये पूरे इंडिया पे अप्लाई होगा सिवाय जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के। लेकिन अब क्या हो गया जरा आपको ध्यान से देखना है, ये अब आगे वाली बात को हम हटा देते हैं, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नाउ दिस इज नो मोर, ये वाले पार्ट को हमको हटा देना है, यानी आज की डेट में हम ये कह सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर लॉ इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया, और मैं ये भी कह सकता हूं इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, पूरे के पूरे इंडिया पर यह लॉ लगता है। क्लियर हो गई ये बात। मैं आपको इसके बारे में एक छोटी सी बात बता देता हूं, वो ये है, आपको शायद मालूम भी होना चाहिए ये, कि लेटेस्ट अक्टूबर 31, 2019 से क्या हुआ था, अक्टूबर 31, 2019 से क्या हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था वो बट गया था 2 हिस्सों में, उसको बांट दिया गया था 2 हिस्सों में। एक का नाम था जम्मू एंड कश्मीर और एक का नाम था लद्दाख।
जम्मू एंड कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी के रूप में बनाया गया था और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी के रूप में बनाया गया था। आप आई होप ये बात जानते होंगे कि स्टेट्स अलग चीज होती है, यूनियन टेरिटरीज अलग चीज होती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अर्लियर इट वाज जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एंड नाउ दैट स्टेट हैज बीन ब्रोकन डाउन इनटू टू पार्ट्स, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी। इनको दो हिस्सों में बांटा गया फॉर द पर्पज ऑफ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अच्छा, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 370 उसको रिमूव कर दिया गया था। ये आर्टिकल नंबर 370 जैसे कि बाकी लॉज में सेक्शन नंबर्स होते हैं, वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल नंबर्स होते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 370 को हटा दिया गया था। ये बात आपको मालूम होगी, रिसेंटली ये बहुत बड़ा मैटर चला भी था, पूरे कंट्री लेवल पर इसकी बहुत चर्चा भी हुई थी। आई होप आपको ये बात ध्यान होगी। अच्छा, इस आर्टिकल नंबर 370 के हटने से इफेक्ट ये हुआ, उसका जो फाइनल इफेक्ट, वैसे तो इसके इफेक्ट्स बहुत सारे हुए हैं, पॉलिटिकल लेवल पर भी बहुत सारे इफेक्ट्स हुए हैं, सोशल लेवल पर भी हुए हैं, लेकिन हम अभी लीगल लेवल पर बात कर रहे हैं। इस आर्टिकल 370 के हटने का लीगल इफेक्ट ये हुआ कि पहले इंडिया के बहुत सारे सेंट्रल लॉज जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होते थे। वापस सुनिए, पहले यानी बिफोर रिमूवल ऑफ दिस आर्टिकल 370 इंडिया के बहुत सारे सेंट्रल लॉज जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पर अप्लाई नहीं होते थे, लेकिन अब करीब करीब मैं कह सकता हूं 108 सेंट्रल लॉज, यानी 108 ऐसे लॉज जो कंट्री लेवल के लिए बनाए जाते हैं, वो अब अप्लाई हो चुके हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर भी। वापस सुन लीजिए काम की बात, अब ये हो गया है कि 108 इंडियन सेंट्रल लॉज आर नाउ एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी एज वेल एज लद्दाख यूनियन टेरिटरी। ये कब से हुआ है? जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया है। यानी अब हम ये कह सकते हैं जम्मू कश्मीर को पहले हर मामले में अलग हिस्सा माना जाता था लॉज की एप्लीकेबिलिटी को लेकर, लेकिन अब वो बाकी के इंडिया की तरह ही हमारा हिस्सा बन चुका है और अब उसके ऊपर ऑलमोस्ट सारे के सारे सेंट्रल लॉज लग चुके हैं। 108 सेंट्रल लॉज जो पहले नहीं लगते थे अब वो लगना चालू हो गए हैं। और अब आपको ध्यान से सुनना है कि इन 108 सेंट्रल लॉज में से सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 भी वन ऑफ देम है। मैं ये कह सकता हूं कि अब से सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इन दोनों पर अप्लाई हो चुका है। किन दोनों पर? जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी। और इसीलिए अब से ये वाली लाइन रिमूव हो चुकी है। कौन सी? एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस बात को अब हम हटा देते हैं। तो हमें अब से ये याद रखना है कि दिस सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इज नाउ एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, ये हमने एक तरह से आप ये मान लीजिए हमने इस लॉ का सेक्शन नंबर 1 कवर कर लिया है। अच्छा, और इसके साथ में हमने इसका एक बैकग्राउंड भी बेसिक क्लियर भी कर लिया है हमने। अब आप शायद ये जानना चाहेंगे कि सर बेसिकली ये लॉ किन बातों के लिए बनाया गया है। तो अब हम उसका थोड़ा सा डीपर एनालिसिस करते हैं और हम शुरुआत करते हैं इसके नाम से ही। इसके नाम में ही इसके अंदर के प्रोविजंस का एक बेस बताया गया है। आइए देखते हैं। तो मैं एक बार इसका नाम फिर से लिखता हूं आपके सामने। इसका नाम है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ईयर तो हम जानते ही हैं 1930। देखिए, ये लॉ किसकी बात करने वाला है? सेल ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट की बातें इसमें होने वाली है। मैं ये कह सकता हूं कि इस लॉ में भी एक स्पेशल तरह के कॉन्ट्रैक्ट की ही बात की गई है। वैसे तो हम क्या कहते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप अगर इंडिया में एंटर करते हो
तो उस कॉन्ट्रैक्ट पे लागू हो जाता है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लेकिन सेल ऑफ गुड्स भी तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही है, और इस कॉन्ट्रैक्ट में हो क्या रहा है आप समझ गए होगे। एक जना दूसरे जने को गुड्स सेल कर रहा है। बहुत ही सिंपल है इसको समझना। एक जना अपना गुड्स दूसरे जने को सेल कर रहा है। ठीक है, अभी तो इतना ही समझते हैं, बाकी डिटेल में बहुत कुछ अभी जानना है। इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे भी क्या द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लगना चाहिए? क्या जवाब है बताइए। इसका जवाब बड़ा आसान है कि जैसे बाकी सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होता है, वैसे इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगता है। तो अब आप बोलेंगे सर बड़ी अजीब बात है, सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो बेचारा दो दो के अंडर में आ गया, उसके ऊपर तो दो दो तरफ से रस्सियां लटकी हुई है। एक तरफ उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बना हुआ है, और दूसरी तरफ से आप कहते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी इस पर लगेगा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो हम क्या दोनों लॉज लगाएंगे? इसका जवाब सुनिए बहुत ध्यान से। इसका जवाब ये है कि वैसे तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ही लगाना होगा हमें वैसे तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ही लगाना होगा। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक अलग से स्पेशल लॉ बना हुआ है, एक डेडिकेटेड लॉ बना हुआ है, तो हमें पहले उसे ही लगाना होगा। लेकिन यदि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 किसी बात को लेकर साइलेंट है, यानी कोई पर्टिकुलर बात का जवाब इसमें हमें अगर नहीं मिलता है, कोई पर्टिकुलर बात का प्रोविजन हमें इसमें नजर नहीं आ रहा है, तो हम जाएंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के पास। तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों लॉज ही हमें नजर में रखने तो होंगे इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, लेकिन फर्स्टली वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशन, वी हैव टू फाइंड रेलेवेंट प्रोविजंस विद इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। लेकिन अगर हमें वहां पर रेलेवेंट प्रोविजंस नहीं मिलते हैं, वो साइलेंट मिलता है, देन वी हैव टू शिफ्ट टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और वहां से हमें उस बात का जवाब ढूंढना है। क्लियर हो गया? क्योंकि बेसिकली ये भी है तो क्या, एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। ओके, क्या इस सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में सेल के अलावा कोई और चीज को भी कवर किया जाता है? अच्छा, सेल के अलावा और क्या क्या हो सकता है किसी भी गुड्स का, देखते हैं एक बार। सेल के अलावा और क्या क्या हो सकता है, जैसे कि अदर देन सेल हो सकता है हम गुड्स को लीज पर दे रहे हो किसी को, यानी किसी को एक तरह से किराए पर दे रहे हो टेम्पररीली यूज करने के लिए। ओके, हम हो सकता है इन गुड्स को किसी के आगे गिरवी रख रहे हो, जिसको कहते हैं प्लेज पे रखना। क्या इन सभी बातों पर भी ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा? क्या जवाब है इसका? तो ध्यान से सुनना है आपको। दिस एक्ट इज एक्सक्लूसिवली एप्लीकेबल इन केस ऑफ सेल। सिर्फ और सिर्फ सेल होने पर ही ये लॉ लगेगा, बाकी इधर उधर की बातों पर ये लॉ नहीं लगने वाला है। ना तो ये गिरवी पर लगेगा प्लेज पर, ना ये लीज पर लगेगा, ना किसी और तरह की एक्टिविटी पर, कोई और तरह की इवेंट पर ये लगने वाला है। ये लगेगा तो सिर्फ एक ही चीज पर लगेगा, जब गुड्स को सेल किया जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, अब चलिए ये बेस बनाने के बाद हम जरा आते हैं टेक्स्ट पर और हम इसे पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ बेसिक बातें हैं, मैं आपको पहले दिखा देता हूं। सबसे पहले लिखा है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 1930। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। आगे लिखा है इस डेट के पहले, यानी बिफोर 1 जुलाई 1930, ये किसका पार्ट था? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट था। और उस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन कौन से सेक्शंस में ये आता था? सेक्शन नंबर 76 से लेकर 123। अच्छा, ये जो सेक्शंस थे वो कौन से चैप्टर में लिखे होते थे? चैप्टर नंबर 7 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आगे बढ़ते हैं। ये कहां एप्लीकेबल है? टू द होल ऑफ इंडिया, वी कैन से इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ओके, अच्छा आगे। इट ओनली कवर्स, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, ओनली कवर्स व्हाट? प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू सेल। किसका सेल? ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज। खैर चलिए, ये बात तो हम थोड़ा
बाद में और अच्छे से समझ लेंगे। क्या कि यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टीज क्यों लिखा है। अभी आप इतना सा जान लीजिए कि हम जिन्हें गुड्स कह रहे हैं कि गुड्स का सेल हो रहा है, तो यहाँ पे गुड्स का मतलब है सिर्फ और सिर्फ मूवेबल वाले प्रॉपर्टीज। मूवेबल आई होप आप जानते होंगे, जिन चीजों को यहां से वहां मूव करवाया जा सकता है। क्लियर हो गया? अच्छा, खैर इन बातों का तो बहुत डिटेल में हम बात करेंगे। सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी पर ही ये लॉ लगता है। किस पर नहीं लगता है? मॉर्गेज पर, प्लेज पर। मॉर्गेज और प्लेज दोनों ऑलमोस्ट एक जैसी चीज मानी जाती है अगर हम ऊपर ऊपर से ब्रॉडर लेवल पर समझते हैं तो। लेमन की लैंग्वेज में मैं ये बोलूंगा, यानी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूंगा कि दोनों आप एक ही तरह की चीजें मान लीजिए, दोनों को आप गिरवी ही मान लीजिए। चाहे मॉर्गेज चाहे प्लेज ऑलमोस्ट सेम है। एक जो छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बताऊं वो ये है कि प्लेज मूवेबल प्रॉपर्टीज का होता है, यानी प्लेज का मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टीज को गिरवी रखना। जैसे मेरे पास गोल्ड पड़ा है, मैंने उसको गिरवी रखा। मेरे पास में गाड़ी पड़ी है, गाड़ी को मैंने गिरवी रखा, दैट इज प्लेज। जबकि मॉर्गेज मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टीज को गिरवी रखना। इतना सा समझ लीजिए अभी आप। मॉर्गेज मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टीज को गिरवी रखना। जैसे जमीनों को, मकानों को, इन्हें जब हम गिरवी रखते हैं तो उसके लिए लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं मॉर्गेज। क्लियर है? क्या पढ़ा हमने यहां पर कि ये एक्ट मॉर्गेज, प्लेज और भी मैंने आपको बताया था लीज, इन सब पर नहीं लगता है, किसी भी और बात पर नहीं लगता है। साथ में मैं आपको एक बात और भी क्लियर कर देता हूं कि अगर ये लॉ प्लेज पर नहीं लगता, मॉर्गेज पर नहीं लगता, तो प्लेज के लिए कोई लॉ बना हुआ है क्या? आइए मैं जवाब दे देता हूं आपको। अगर किसी भी गुड्स को प्लेज किया जाता है यानी गिरवी पे रखा जाता है, तो उसके लिए द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ही लगेगा। अब हो सकता है आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्टडी कंप्लीट कर लिया हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि हमें तो ध्यान नहीं आ रहा है, वहां पर हमने कहीं पे प्लेज पढ़ा था। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की भी बात हो रखी है, इफ यू रिमेंबर। ये बात मैंने बताई हुई है आपको। सेक्शन नंबर 124 से लेकर 238, ये जो सेक्शंस की सीरीज है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ये 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है और उन 5 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में से एक होता है प्लेज। क्लियर हो गया? तो आई कैन से प्लेज की बातें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर्ड होती है। दूसरा, मॉर्गेज की बातें कहां पर आती है? एक दूसरा लॉ है, अलग ही लॉ है, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट। एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, वो बना हुआ है इमूवेबल प्रॉपर्टीज और मूवेबल प्रॉपर्टीज दोनों के लिए, और उसके अंदर ही मॉर्गेज की बहुत डिटेल में बातचीत होती है। खैर वो अभी हमारे कोर्स में नहीं है। तो इस तरह से हमने द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का एक बहुत अच्छे से बैकग्राउंड डेवलप कर लिया अपने दिमाग में। और अब हमें इस लॉ के डिटेल्ड प्रोविजंस पर चलना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि जिसकी बात हम बार बार कर रहे हैं, जिसके ऊपर ही ये लॉ बना हुआ है, हम उसका मतलब समझेंगे सबसे पहले। यानी हमें अब सबसे पहले समझना होगा सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये बात, सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, उसका हमें स्ट्रक्चर समझना है। हम इसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के नाम से जाना करेंगे। आगे से मैं आपको इसे बोलूंगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के नाम से। क्लियर हो गया? तो आइए हम समझते हैं व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देखिए, स्टार्ट करते हैं इस बात से कि हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या बेसिक बात समझी हुई है। हमें पहले तो ये याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। व्हाट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ जनरल कॉन्ट्रैक्ट। आपको याद होगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने एक बात पढ़ी हुई है कि कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन इस तरह होता है कि सबसे पहले एक जना दूसरे जने को ऑफर देता है, सामने वाला पर्सन उसे एक्सेप्ट करता है। ऐसा करते ही दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो जाती है? प्रॉमिस। यानी एक्स भी वाई को कहता है मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूं, वाई ने भी एक्स को की हुई है एक प्रॉमिस। और खास बात यह है कि दोनों जनों की प्रॉमिसेस एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन का काम करती है। यानी एक ने जो प्रॉमिस की उसके बदले में दूसरे की प्रॉमिस है कंसिडरेशन।
और जब ऐसा होता है तो माना जाता है दोनों के बीच में बन चुका है एक एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट को ही कॉन्ट्रैक्ट कह दिया जाता है यदि उसमें एनफोर्सेबिलिटी अंडर लॉ का एलिमेंट जुड़ जाता है। ये सारी बातें आपको याद होगी, ये स्टेप्स थे कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के। यहां से इन सभी बातों में से मैं आपको एक बात लेकर के उस पर गौर करवा रहा हूं, वो क्या है? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दो जनों के बीच में किस तरह सिस्टम चलता है? एक जना दूसरे जने को एक प्रॉमिस करता है, द सेकेंड पर्सन गिव्स कंसिडरेशन टू दिस फर्स्ट पर्सन। बताइए, ये मैंने सही लिखा? आपको याद आ रही है ये बात? अगर x ने y को कुछ प्रॉमिस की है तो y ने x को दिया होगा कोई कंसिडरेशन। हो सकता है दिया हो सकता है उसको देना हो बाद में, लेकिन प्रॉमिस के बदले कंसिडरेशन तो होगी ही होगी। ऐसा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जरूर होता है। अच्छा, क्योंकि हम अभी भी सेल ऑफ गुड्स कॉन्ट्रैक्ट की ही बात कर रहे हैं, इसलिए यहां भी ऐसा ही स्ट्रक्चर फॉलो होता है। कैसे होता है, आइए अब हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए, ये एग्जांपल आपके सामने है। यहां एक पर्सन है, नाम इसका हम रख लेते हैं x, और दूसरी तरफ है लेट्स से y। ध्यान से आपको देखना है, x y को अपनी तरफ से प्रॉमिस करता है। अब ध्यान से हमें देखना है, आपको सिर्फ मैं जो कह रहा हूं आपको उन्हीं बातों पर फोकस करना है, आपको यहां वहां नहीं देखना है। आपको देखना वही है जितना सा मैं आपसे चाहता हूं। ध्यान से आपको मेरी बात पे फोकस करना है। यहां क्या हो रहा है, x y को प्रॉमिस करता है। अब बड़े ध्यान से हमें देखना है क्या प्रॉमिस करता है x। x क्या करने वाला है, चेक करते हैं। x ट्रांसफर करेगा द प्रॉपर्टी इन गुड्स। यानी सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहां पर हमें गुड्स चाहिए। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने ये गुड्स रख दिए हैं। लेट्स से दिस इज अ पेन। ओके, बहुत हाई फाई पेन है ऐसा मान लेते हैं हम, बहुत ज्यादा महंगा लग्जरी पेन है ऐसा मान लेते हैं हम। ठीक है, एक्स वाई को इस गुड्स का यानी इस पर्टिकुलर चीज का क्या करने वाला है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ध्यान से आपको देखना है, वो करने वाला है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब आप बोलेंगे सर ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? आप सबसे पहले ये समझ लीजिए, बहुत इजी सा इसका मीनिंग आप समझेंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है सिंपली ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब हमें समझना है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप तो आप समझते होंगे, मालिकाना, यानी मालिक कौन होगा, मालिक पने को ट्रांसफर किया जा रहा है। मैं ये कह सकता हूं अब तक इन गुड्स का मालिक कौन था, एक्स, लेकिन अब एक्स कहता है वाई को मैं ये मालिक पना तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं ये ओनरशिप तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं ये प्रॉपर्टी इन गुड्स तुम्हें ट्रांसफर कर रहा हूं। इसी के लिए यहां पे मैंने क्या बोला, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स। ओके, तो या तो एक्स वाई को कहता है लो भाई ये मैं तुम्हें ट्रांसफर करता हूं प्रॉपर्टी इन गुड्स, और या एक्स वाई को कहता है भाई देखो आज तो मैं प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं, आज मैं ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज मैं मात्र एक एग्रीमेंट कर रहा हूं तुम्हारे साथ। तो एक्स क्या करता है, एग्रीमेंट। किस बात का एग्रीमेंट, कि मैं तुम्हें बाद में ओनरशिप जरूर दे दूंगा। सेकंड लाइन का मतलब समझ में आया? वापस देखिए क्या लिखा है सेकंड में, एक्स ने एग्रीमेंट किया है, समझौता किया है वाई के साथ कि वो गुड्स की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेगा। अभी नहीं कर रहा है, करेगा फ्यूचर में। यानी दो में से कोई चीज हो सकती है, या तो वापस सुनिए, नंबर 1, या तो एक्स वाई को गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है अभी की अभी, और या एक्स वाई के साथ आज सिर्फ एक एग्रीमेंट कर रहा है कि मैं तुम्हें फ्यूचर में गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा। दोनों बातों में फर्क बहुत छोटा सा है। एक में आज ही वो काम हो रहा है प्रेजेंट, दूसरे में बाद में होगा यानी फ्यूचर। लेकिन दूसरे वाले केस में
आज भी एक चीज हो रही है, और वो क्या है? मात्र एक एग्रीमेंट बन रहा है, बाकी ओनरशिप आज ट्रांसफर नहीं हो रही है। आई होप आपने इन बातों पे गौर कर लिया होगा। ये तो हो गया एक्स की तरफ से वाई को प्रॉमिस, यानी एक्स वाई को क्या दे रहा है उसकी बात हो गई। दो में से कोई एक तरीके से वो देगा, ये तो आपने नोटिस कर ही लिया होगा। आउट ऑफ द टू वो कोई भी एक तरीके से ये काम करेगा, या तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स या एग्रीमेंट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स। ओके, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जब एक्स वाई को प्रॉमिस करता है तो बदले में वाई उसे क्या देता है? कंसिडरेशन। तो यहां पे वाई कंसिडरेशन के तौर पे क्या दे रहा है? चेक करते हैं। लिखा है वाई पेज अ प्राइस फॉर सच गुड्स। वाई क्या करेगा? उसकी कीमत चुकाएगा, प्राइस पे करेगा। ठीक है, जैसा कि हम यहां पे देख रहे हैं, वो उसको पेमेंट दे रहा है। तो ये हमें कंसिडरेशन मानना होगा वाई की तरफ से एक्स को, और यही होता है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो आप ये मान सकते हैं कि हमें समझ में आ गया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अच्छे से इसको लिख देते हैं, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अच्छा, एक बात अब आप मेरे को बताइए, आपने समझ तो लिया ये सब, आप मुझे एक बात बताएंगे कि इसे पढ़ के हमें क्या समझ में आ रहा है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी दो तरीके से बन सकता है। अभी देखा हमने, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी दो तरीके से बन सकता है। बताइए कौन से दो तरीके? पहला तरीका जिसमें एक्स वाई को आज ही ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी इन गुड्स। दूसरा जिसमें आज एक्स ने वाई के साथ सिर्फ किया है एक एग्रीमेंट कि मैं तुम्हें फ्यूचर में ट्रांसफर करूंगा प्रॉपर्टी इन गुड्स। ये दो तरीके हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बनने के। ये बात आपने नोटिस कर ली होगी। अच्छा, अब यहां हमें एक्स को एक नाम देना है, एक्स को एक टाइटल देना है। क्या टाइटल दें हम? एक्स को यहां पे कहा जाएगा एक्स इज अ सेलर। एक्स को हम बोलेंगे सेलर। अच्छा, वो सेलर क्यों है? वो क्या कर रहा है? चेक करते हैं। वो क्या करता है? वो एक ऐसा पर्सन है हु सेल्स और एग्रीज टू सेल द गुड्स। बताइए, यहां भी दो बातें आ गई ना। पहली बात हु सेल्स, दूसरी बात हु एग्रीज टू सेल। बताइए ये दो बातें क्यों आई है? लिखा है हु सेल्स, ये तो कब के लिए लिखा है? ये लिखा है फर्स्ट वाले केस के लिए। और फिर लिखा है हु एग्रीज टू सेल, ये कब के लिए लिखा है? ये लिखा है सेकंड वाले केस के लिए। यानी जहां पे एक एग्रीमेंट हो रहा है टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, तब के लिए लिखा है एग्रीज टू सेल। तो इस तरह से जैसे हम शुरू से देखते आ रहे हैं यहाँ पे दो तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स बन पा रहे हैं, उसी तरह से सेलर की डेफिनेशन में भी दोनों बातें इधर कवर हो गई है। और ऐसे ही अब आइए बायर की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय। बताइए, बिल्कुल उसी पैटर्न पे चल रही है। या तो वो अभी की अभी खरीद रहा है, यानी उसको आज की आज ओनरशिप मिल रही है, और या आज तो सिर्फ एक एग्रीमेंट हो रहा है। क्लियर है? ओके, ठीक है। ये हमने कवर कर लिया है पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का बेसिक स्ट्रक्चर। तो एक बार फटाफट से नोट्स में से हम इसकी रीडिंग ले लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है यहां पर? यहां लिखा है अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय। अच्छा, हम पढ़ क्या रहे हैं? ध्यान से देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट जिसमें द सेलर ट्रांसफर्स, यानी या तो वो आज ही कर रहा है ट्रांसफर, और या आज तो वो सिर्फ एक एग्रीमेंट कर रहा है। क्या? टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स। यहां पर मैं एक वर्ड ऐड कर देता हूं, यहां पर लिखा हुआ नहीं है, प्रॉपर्टी इन गुड्स। प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप किसकी? किसकी ओनरशिप? गुड्स की ओनरशिप। तो प्रॉपर्टी इन गुड्स किसको ट्रांसफर कर रहा है? टू द बायर। किसके बदले में ट्रांसफर कर रहा है? फॉर अ प्राइस। तो हम कह सकते हैं प्राइस एक कंसिडरेशन है। अब आप बताइए, ये एक सिंगल सेंटेंस में सारी बातें वो कवर हो गई है जो अब तक हमने डिटेल में पढ़ी। तो ये हमने इसका अंडरस्टैंडिंग लिया। अब हम इसे और छोटे छोटे पार्ट्स में भी पढ़ लेते हैं तो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए क्या लिखा है, एसेंशियल एलिमेंट्स। उसमें सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट लिखा है दो जनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, यानी इट मस्ट बी अ बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलेटरल आप समझते होंगे, वेयर टू पर्संस आर इन्वॉल्व्ड।
क्या लिखा है इसमें? वन पार्टी ट्रांसफर्स द ओनरशिप इन गुड्स एंड अनदर पार्टी पेज प्राइस, दिस वे टू पार्टीज आर इन्वॉल्व्ड। एक पार्टी का नाम है बायर और एक का नाम है सेलर, दोनों की डेफिनेशन सेम की सेम लिखी हुई है, ये तो आप समझ ही जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं प्राइस। प्राइस का यहां पर मतलब क्या है? तो लिखा है प्राइस मींस मनी कंसिडरेशन, यानी मनी के रूप में जो हमें मिला है। जैसा कि हमने देखा यहां पर वो उसने पेन बेचा था एक्स ने वाई को, वाई ने बदले में उसे मनी दिया, विच इज कॉल्ड प्राइस। गुड्स, गुड्स के लिए क्या लिखा है? बहुत ध्यान से देखना है आपको। गुड्स आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। गुड्स को क्या माना जाता है? सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसको लेकर के ही कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है। जैसे मान लीजिए आज मैं कोई दुकान से कपड़े खरीदने जा रहा हूं, तो कपड़े ही सब्जेक्ट मैटर माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं करने ही क्या गया हूं, मैं कपड़े खरीदने गया हूं ना। ऐसे ही मान लीजिए मैं गाड़ी खरीदने गया हूं, तो गाड़ी को ही हम बोलेंगे सब्जेक्ट मैटर। जिस बात को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दैट वी कॉल सब्जेक्ट मैटर। तो यहां पे गुड्स ही हमारे सब्जेक्ट मैटर होते हैं। और फोर्थ इंपॉर्टेंट बात, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी ओनरशिप का ट्रांसफर। क्या लिखा है इसमें? द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, इस कॉन्ट्रैक्ट का मेन लक्ष्य ही क्या है, इसका मेन उद्देश्य ही क्या है? टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स। बताइए, मैं सारी कहानी बोल दूं आपको, लेकिन मैं ये बात ना बोलूं कि ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, तो क्या आप इसको सेल मान सकते हैं? किसी कीमत में नहीं। क्योंकि ऐसे तो मैं कोई चीज किसी को पकड़ा भी देता हूं कि लो भाई एक बार तुम देख लो। किसी को मेरे पास पड़ी हुई चीज देखनी है, मैंने बोला लो पकड़ो, तो क्या उसको सेल मानेंगे? नहीं। सेल होने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, ओनरशिप का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। समझ में आ रही है आपको ये बात? इसीलिए बोला जा रहा है दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। चलिए अब आगे बढ़े। उसके पहले एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से आपको सुननी है। अगेन देखिए, हमने ये देखा कि इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में, एक्स वाई को ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी इन गुड्स, यानी ओनरशिप इन गुड्स। अब हमें यहां पर एक चीज को डिसाइड करना है पहले से ही, क्योंकि ये कंफ्यूजन का बहुत बड़ा पॉइंट है, और अभी नहीं हम इसे सॉल्व करेंगे तो आगे आपको स्टेप बाय स्टेप ये कंफ्यूजन आता ही रहेगा। तो मैं चाहता हूं इस कंफ्यूजन को हम शुरू में ही डील कर ले। आइए एक बात समझते हैं हम। देखिए, एक होता है ओनरशिप इन गुड्स, ओनरशिप ऑफ गुड्स, और दूसरा होता है पोजेशन ऑफ गुड्स। मैं आपको इन दोनों में डिफरेंशिएट करके बताना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। आप एक रियल लाइफ छोटा सा एग्जांपल अपने सामने ले आइए। जैसे मान लीजिए ये जो पेन है ये मेरा है, मेरा कोई फ्रेंड आके कहता है कि यार तुम मुझे इसको यूज करने दोगे क्या? मैंने बोला ले लो। वो बोलता है 1 घंटे के लिए मुझे दे दो, मेरे काम आएगा। मैंने बोला लो। अब बताइए, ये पेन इस समय किसके पास पड़ा है? मेरे फ्रेंड के पास। जब उसने मेरे से ले लिया तब ये पेन किसके पास पड़ा था? मेरे फ्रेंड के पास। लेकिन क्या मेरा फ्रेंड ये कह सकता है ये पेन तो मेरा है? क्या वो ऐसी बात कह सकता है? नहीं। वो बोलेगा यार मैंने ले तो रखा है लेकिन एक्चुअली ये पेन तो मेरे फ्रेंड का है, ऐसे ही बोलेगा ना। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। मैंने मेरे किसी जानकार से कैलकुलेटर लिया यूज करने के लिए कुछ देर के लिए। क्या मैं ये कह सकता हूं ये कैलकुलेटर तो मेरा है, मैं इसका ओनर हूं, मैं इसका मालिक हूं? नहीं। अगर मैं एक जेन्युइन पर्सन हूं तो नो डाउट मैं ये बोलूंगा कि भाई ये कैलकुलेटर पड़ा तो मेरे पास है लेकिन इसका मालिक तो वो है। क्लियर है? तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि कैलकुलेटर का पोजेशन तो है मेरे पास, कैलकुलेटर का पोजेशन किसके पास है? मेरे पास, लेकिन इसका ओनर कौन है? वो दूसरा जना। इस तरह पोजेशन अलग होता है, ओनरशिप अलग होती है। ठीक है? पोजेशन के लिए हिंदी में बोला जाता है, पोजेशन के लिए हिंदी में कहा जाता है कब्जा, किसी चीज पर अपना कब्जा होना। अब जैसे मान लीजिए उस जने का कैलकुलेटर मैंने अपने हाथों में रखा है, तो एक तरह से मेरे पास उस कैलकुलेटर का कब्जा है, लेकिन क्या मैं उसका मालिक हूं? जी नहीं, मैं मालिक नहीं हूं। ओनरशिप का मतलब होता है मालिकाना। क्लियर हो गया? ओके।
दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जरूरी नहीं है जो ओनर है उसी के पास पोजेशन हो? बिल्कुल सही बात है। ओनर तो मैं हूं मान लीजिए किसी चीज का, लेकिन मैंने इस समय किसी और को दे रखा है वो यूज करने के लिए, तो ओनर कोई और है, पोजेशन किसी और के पास है। यानी ओनरशिप एंड पोजेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि ओनरशिप और पोजेशन इकट्ठी रहे ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है? अब एक बार आप फिर से मेरे साथ चलिए और इस एग्जाम्पल में गौर करिए। मैंने आपको इस एग्जाम्पल में क्या बताया अब तक? एक्स वाई को क्या दे रहा है बताइए? ओनरशिप दे रहा है या पोजेशन दे रहा है? क्या बताया मैंने आपको स्टार्टिंग से? मैंने आपको शुरू से बोला है यहां पर ओनरशिप ट्रांसफर की जा रही है। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप ट्रांसफर की जा रही है, पोजेशन की बात नहीं कह रहा मैं। तो यहां पे हमें एक बात समझनी है कि एक्स वाई को क्या दे रहा है? ओनरशिप, मालिकाना दे रहा है। तो क्या वो केवल ओनरशिप दे देगा, बाकी पेन का पोजेशन नहीं देगा क्या? आप खुद सोचिए, आप एक दुकान वाले के पास जाते हैं कोई चीज खरीदने, आप पेन खरीदने जा रहे हैं एक स्टेशनरी वाले के पास, और स्टेशनरी वाला कहता है मैं आपको ये पेन बेच रहा हूं। बेच रहा हूं मतलब अब से आप इसके मालिक, आप इसके ओनर, आप इसके ओनर हो। तो मैं बड़ा खुश हो गया, अरे वाह मैं ओनर बन गया, चलो अच्छी बात है। लेकिन वो दुकानदार अगले मिनट ही मुझे कहता है कि ठीक है ओनर आप बन गए, लेकिन ये पेन रहेगा मेरे पास ही। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा बड़ी अजीब बात है यार, मैं आया था खरीदने, तुमने मुझे ओनर कह के खुश भी कर दिया, लेकिन मुझे दो तो सही मेरी चीज। तो हम यहां पर प्रैक्टिकली ये देखेंगे कि जब मेरे को सामने वाला ओनरशिप दे रहा है माल बेचते समय, तो वो मुझे पोजेशन भी देगा ही देगा, क्योंकि बिना पोजेशन के मेरे वो चीज काम की थोड़ी है। केवल मैं ओनर मान के खुश हो जाऊं उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यानी ओनरशिप आज अगर वो मुझे दे रहा है तो वो आज नहीं तो कल पोजेशन भी जरूर देगा। लेकिन गौर करना है, जरूरी नहीं है कि ओनरशिप अगर आज आ रही है तो पोजेशन भी आज ही आए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसा हो सकता है दुकानदार मुझे बोले आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब से आप इस चीज के मालिक हो, अब से ये चीज आपकी है। उसने बिल विल बना दिया, सारा काम फाइनल हो गया। लेकिन मैंने उसे बोला यार आज मेरे पास ना साधन नहीं है, मैं इस चीज को उठा के ले जा नहीं सकता, मैं कल 4 व्हीलर लेके आऊंगा तब मैं इसको उठा के ले जाऊंगा, या कल मैं एक बड़ा ट्रक लेकर आऊंगा, ट्रक में इस माल को कैरी करके ले जाऊंगा। ऐसा मैं कह सकता हूं? दैट मीन्स ओनर तो उसने मुझे आज बना दिया, लेकिन पोजेशन उसने मुझे आज नहीं दिया। तो ये दोनों चीजें सेपरेट है। आपको ये मान के चलना है कि इट इज नॉट कंपलसरी कि जब ओनरशिप आए तो साथ में पोजेशन भी आए। दिस इज नॉट कंपलसरी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन हाँ ये श्योर है कि अगर मेरे पास आज ओनरशिप आ गई तो पोजेशन भी कभी ना कभी तो आना ही है। हो सकता है आज ही आ जाए, हो सकता है बाद में आए, दिस में भी पॉसिबल। अच्छा एक बात और मैं आपको फाइनल बता रहा हूं, वो ये है कि पोजेशन जब मुझे मिलता है, यानी जब एक जना दूसरे जने को पोजेशन देता है, इसे ही कहा जाता है माल को डिलीवर करना। मैं लिख देता हूं इस बात को, पोजेशन आना या पोजेशन किसी को देना मींस डिलीवरी कर देना गुड्स की, गुड्स को डिलीवर कर देना। तो आपको ध्यान रखना है जब भी डिलीवरी वर्ड आ जाता है, डिलीवर होना आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है डिलीवरी का मतलब क्या होता है? पोजेशन ट्रांसफर होना। डिलीवरी एंड ओनरशिप आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये बात आप समझ रहे हैं ना? डिलीवरी मिलना अलग चीज होती है, ओनरशिप मिलना अलग चीज होती है। अच्छा, सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट हमें क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन कहता है? ये कहता है ओनरशिप ट्रांसफर होनी जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपने डिलीवरी दे दी और आपने उसको ओनर तो बनाया ही नहीं। क्लियर है ना? मैंने किसी को डिलीवर तो कर दी चीज, यानी पोजेशन तो दे दिया, उसको हाथों में तो पकड़ा दिया, लेकिन मालिक तो अभी भी मैं ही हूं। तो क्या इसको सेल बोलेंगे? इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोलेंगे? जी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए ओनरशिप इज मस्ट, ओनरशिप का ट्रांसफर बहुत जरूरी है। तो बस अभी हमने इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का बहुत अच्छे से पूरा डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया। हाँ अभी तो इसके अंदर बहुत डिटेल और भी बचती है, लेकिन इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे दिमाग में आ चुका है। तो बस अभी की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।